नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस पर बृहद चर्चा करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अब ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं के ऊपर जिहादी उपद्रवी जो हैं हावी हो रहे हैं और हिंदुओं को घसीट के मारा जा रहा है और उनकी हत्या कर दी जा रही है। मामला इस बार यूं शुरू हुआ कि शरीफ उस्मान हादी नाम का एक लीडर है या स्टूडेंट लीडर है, जो भी कहे, उसकी हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, उसको डिटेल में समझेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात यूं है कि जो भीड़ है बांग्लादेश की, वो लगातार हर जगहों पर, स्पेशली ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में कई जगहों पर बड़े हमले किए गए और इनमें बांग्लादेश के दो प्रमुख अखबारों के जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उन पर हमले किए गए हैं और इन हमलों में उन पे आरोप लगाए गए, जो अखबार है, ऑफिस हैं, कि ये भारत के समर्थन में हैं और भारत को सपोर्ट करने वाले आर्टिकल्स छापते हैं। बांग्लादेश से की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रात लगभग 11:30 बजे के आसपास गुरुवार को देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए। वो लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा ना करिए, लेकिन हम भारतवासी कैसे ये माने कि वो लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि यही सब कारनामे करके वो तो सत्ता में आए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे ही भीड़ ने उपद्रव करते हुए, आंदोलन करते हुए, उसे छात्र आंदोलन का नाम दिया गया, फिर उसके बाद राष्ट्र विरोधी आंदोलन हो गया और प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करना और शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा था। उनके अंग वस्त्रों को कैसे लहराया गया था, उसको आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं या हमारे ही चैनल पर एमपीएस हिंदी पर ही शेख हसीना के बायोग्राफी में जाकर आप देख सकते हैं। बांग्लादेश पर कई सारे लेक्चर्स हमने लिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं अंतरिम सरकार के, यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के प्रचार और अफवाहों पर ध्यान न देने और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लेने का उन्होंने आग्रह किया। जब सब कुछ बिगड़ गया तो उन लोगों से आग्रह करना शुरू किया। यूनुस ने फिर अगले दिन कहा कि हम एक दिन का राजकीय शोक घोषित करेंगे। उन्होंने इनकलाब मंच के फेसबुक पोस्ट में जानकारी दी कि उस्मान हादी के रिश्तेदार शुक्रवार को उनके शव को सिंगापुर से बांग्लादेश ले जाएंगे। पिछले शुक्रवार को हादी को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिर में गोली घुसने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ था और फिर उसे दवा के लिए एयरलिफ्ट करा करके 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों पर अगर हम ध्यान दें तो वहाँ से ये बातें निकल के आई कि सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल और नेशनल न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट की डॉक्टर्स की जो टीम थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस व्यक्ति को बचा लिया जाए, हादी को बचा दिया जाए, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को गंभीर चोट आने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। सिंगापुर प्रशासन शव ढाका भेजने के लिए सिंगापुर स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की मदद भी कर रहा है और वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से मामला यहाँ से रफा दफा हो, क्योंकि बांग्लादेश में जो तबाही मची हुई है वो सिंगापुर में उसकी आँच ना आए। वहीं बांग्लादेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष जो हैं तारिक रहमान, जमात ए इस्लामी और एनसीपी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों ने, जो उसके नेता हैं, उन्होंने हादी के लिए निधन पर शोक व्यक्त किया और भारत विरोधी लगातार बयान भी दिए। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली, जिसमें भारत विरोधी नारेबाजी देखने को मिली और कई इमारतों को तोड़ दिया गया, अखबारों को भी
तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने प्रोथोम आलो और डेली स्टार अखबार जो हैं उनके ऑफिस को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब यहाँ से अखबार नहीं छपेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को दोनों ही अखबार नहीं छपेंगे क्योंकि उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया। वहीं धान मंडी 32 स्थित शेख मुजीब के घर और छायानाट संस्कृति भवन पर भी हमला किया गया। चटगांव में भीड़ ने भारतीय उच्च आयोग पर भी पत्थरबाजी की और जिससे भारत विरोधी गतिविधियों का जानकारी प्राप्त हुआ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस्मान हादी कौन था जिसके लिए पूरे बांग्लादेश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस्मान हादी बांग्लादेश के इंकलाब मंच के संयोजक के रूप में जाना जाता है। यह मंच शेख हसीना के खिलाफ आंदोलनों में शामिल था और आगामी आम चुनाव के लिए हादी ढाका के एक इलाके से उम्मीदवार के रूप में दिखाई पड़ रहा था। बताया जा रहा था कि ये चुनाव लड़ने की तैयारी में था और जो हुआ घटनाक्रम वो तो आपको पता ही है। और इस घटनाक्रम मतलब उसकी जो हत्या हुई है उसको भारत के तौर पर देखा जा रहा है कि भारत के द्वारा ये घटना करवाई गई है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भारत को टेंशन दे रही हैं कि भारत किस प्रकार से इन गतिविधियों से निपटे। आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने कई प्रकार की बातें कही जिससे ये पता चलता है कि भारत के खिलाफ लगातार देखा जाए तो बांग्लादेश में जो चीज़ें हैं बिगड़ती जा रही हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस क्रूर हत्या में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें अधिकतम सजा दिलाई जाएगी। इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हादी की आवाज़ को दबाने और क्रांतिकारियों को डराने का नापाक प्रयास पूरी तरह विफल किया जाएगा। तो ये वहाँ के जो अंतरिम सरकार के इस समय प्रमुख हैं उनकी ये बात थी। उस्मान हादी की मौत की जैसे ही खबर फैली पूरे देश में तूफान मच गया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई सारे जगहों पर आगजनी की और आग के हवाले कर दिया। ढाका पुलिस ने बताया कि 32 जो धनमंडी 32 है वहाँ पे तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का यह निवास स्थान रहा है और बाद में संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इस भवन में 5 अगस्त 2024 के बाद 2 बार तोड़फोड़ और आगजनी की घटना घटी है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे और उनके इस स्मारक पर तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि भारतीय उच्च आयोग के ऊपर भी हमला किया गया है और हुआ यूँ कि जो भारतीय उच्चायुक्त का आवास था उसी के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थानीय पत्रकारों ने जब इसको कवर करना चाहा तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, भारत विरोधी बातें हो रही थी। इसके अलावा अपदस्थ अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल के घर में भी तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे आपको ये समझना होगा कि जो ये उस्मान हादी था ये कितना प्रभावशाली देखने को मिलता है। आपको बता दें कि वह शेख हसीना विरोधी मंचों पे दिखाई पड़ता था और इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। इस समूह को कट्टरपंथी संगठन भी कहा गया है और यह अवामी लीग को कमज़ोर करने की कोशिशों में आगे रहा है। छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनुस सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी थी। आपको बता दें कि हसनत अब्दुल्लाह ने चेतावनी दिया है कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब जो भारत के 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग थलग कर दिया जाएगा। वहीं भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब करके ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता भी जताई। जो एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया गया। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं क्योंकि शेख हसीना वर्तमान समय में भारत में ही है। हाल के महीनों में बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ आए दिन उल जुलूल बातें बोलते रहते हैं। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश बनाने में भारत की भूमिका पर काफ़ी बहस हो रही है। बांग्लादेश के कई नेता भारत की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं।
इस समय शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार एक इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इस हत्या के बाद एक सवाल बड़ा आपके मन में निकलना चाहिए कि जो ये हत्या हुई है, क्या एक साजिश है या किसी भी प्रकार से जो उसकी पार्टी थी जमात-ए इस्लामी, उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब एक लीडर मरता है ना, तो वो पार्टी काफ़ी मजबूत हो जाती है, कमज़ोर करने की जगह मजबूत भी हो जाती है, क्योंकि उसको सिंपैथी मिलता है। और इससे कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में उभरना चाहिए कि क्या भारत को फंसा करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इसका एक प्रूफ आपको देने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 1976 में ढाका विश्वविद्यालय की मस्जिद के पास विद्रोही बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम को दफनाए जाने के लगभग 50 साल बाद अब इनकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द-ए खाक किया गया और यह एक सुनियोजित साजिश के तहत हादी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सुपुर्द-ए खाक करने के लिए ढाका में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के कस्बों और शहरों से हजारों लोग राजधानी ढाका पहुंचे और हादी के जनाजे के लिए पूरा शहर भर गया। हादी को अब विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में सुपुर्द-ए खाक किया गया है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत से लोग इस समानता को स्वाभाविक मान रहे हैं। जिस तरह नजरुल की कविताएं हादी के लिए हथियार बन गई थी, जैसा कि वायरल रील्स और शॉर्ट्स में देखा जा रहा है, कि ठीक उसी तरह शेख हसीना के विरोधी इस कट्टर नेता हादी को न्यू बांग्लादेश के छात्र नेताओं के एक विप्लवी यानी क्रांतिकारी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया गया है। इसको कहीं ना कहीं क्रांतिकारी का रूप दिया जा रहा है। हादी अपनी रैलियों में काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों को पढ़ा करता था। वह इसके जरिए लोगों में उत्साह भरने की कोशिश करता था। वो उनकी पंक्तियों को दोहराते हुए कहता था कि मैं हूँ तूफान, मैं हूँ बवंडर, मैं हूँ अदम्य रुद्र, बेचैन गर्जना, मेरी हंसी से आकाश फटता है, मेरे स्पर्श से आसमान तैरने लगता है। मैं बाढ़ बनकर आता हूँ, लहरों को सीने से लगाता हूँ, मैं पेड़ उखाड़ देता हूँ, छतें तोड़ देता हूँ, भय के सारे खेल खेलता हूँ। मैं हूँ आग उगलता बवंडर, मौत का नृत्य पानी में तैरता है, लोग कांपते हैं, शहर कांपते हैं, मेरे पैरों में धूल गिरती है। तो इस प्रकार से वो लोगों में उत्साह भरने के लिए ऐसी कविताएं करती थी। अब ऐसा लगता है कि शेख हसीना विरोधी विद्रोह के बाद हादी को नजरुल का स्वयंभू उत्तराधिकारी बना दिया गया। शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी राजनीतिक मंच इनकलाब मंच के प्रवक्ता के रूप में अपनी पूरी दमदारी के साथ अपना जो प्रचार प्रसार है वो कर रहा था। हादी बांग्लादेश में भारत के प्रभाव और शेख हसीना की अवामी लीग के मुखर आलोचक के रूप में देखा गया था। अक्सर भारत विरोधी बयान देते हुए दिखाया गया। वह ढाका 8 सीट से फरवरी 2026 के आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगा हुआ था। वह 12 दिसंबर को बैटरी से चलने वाले रिक्शे से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत होती है और यह हमला ऐसे समय हुआ जब एक दिन बाद ही बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला आम चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा। कथित शूटर फैसल करीम ने वारदात से एक रात पहले अपने गर्लफ्रेंड से कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे बांग्लादेश को हिला देगा। हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर जो हुआ वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, किसने क्या कहा वो भी हमने आपको बता दिया, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि जो बांग्लादेश है इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई हुई है, जिसके बारे में हमने बताया। शरीफ उस्मान हादी का जन्म 1993 में झालाकोठी या झालोकाठी जिले में हुआ था। क्षेत्र का नाम झालोकाठी है, ध्यान रखिएगा। ढाका आकर विश्वविद्यालय राजनीति में कदम रखा और ढाका विश्वविद्यालय ही उनके राजनीतिक जीवन की प्रयोगशाला बनी। उसके जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि हसीना के बाद के बांग्लादेश में लोकप्रियता कितनी उसकी बढ़ी हुई है। यह वह दौर है जहां राजनीति तय करती है कि किसे नायक बनाया जाएगा और किसकी विरासत पर सवाल उठेंगे। 1976
में जिस मस्जिद के पास काजी नजरुल इस्लाम को दफनाया गया था, वही स्थान अब हादी की अंतिम विश्राम स्थली बन गई है। और ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के द्वारा किया गया है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और ऐसे ही रोचक जानकारियां आपको प्राप्त होंगी देश और दुनिया की। जय नमस्कार, भारत माता की जय।